सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 5 को आगे पढ़ने वाले हैं। विपणन। कृषि विपणन में उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। कृषि विपणन में बहुत सारी गतिविधियां एक दूसरे से अंतर संबंध होती है, जैसे फसल का उगाना, काटना, कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण एवं विभाजन करना, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन, वितरण एवं विक्रय करना। नेक्स्ट है सहकारी विपणन। कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने और किसानों को मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाकर उन्हें उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन एक अच्छा विकल्प है। सहकारी विपणन समितियां अपने सदस्यों के थोड़े थोड़े विपणन आधिक्य को एकत्रित कर मंडियों में थोक व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए बेच सकती है। सहकारी विपणन संस्थाओं की सहायता से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। सहकारी विपणन समितियां किसानों की उपज को बेचने के अतिरिक्त उन्हें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि अन्य अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराती है। भारत में सामान्यतः छोटे एवं मध्यम श्रेणी के किसान हैं। ऐसे में किसान अपने कृषि उत्पाद को गांव में ही किसी व्यापारी, साहूकार या महाजन को विक्रय कर देते हैं। यदि कोई किसान अपने कृषि उत्पाद का विक्रय गांव के सामान्य बाजार, हाट या स्थानीय मंडियों में करता है तो उसे अनेक प्रकार के शुल्क देने पड़ते हैं एवं मध्यस्थों की एक श्रृंखला के कारण उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है थोक कृषि विपणन संबंधित राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित 6946 विनियमित थोक बाजारों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। भारत सरकार किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है ताकि किसानों को उनके उपज के लिए प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए एपीएमसी को कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट है। यह आर्थिक सहायता अधिनियम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। एपीएमसी के निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एवं परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ तक के ऋण हेतु ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। नाफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है। नाफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपजों का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। यह आवश्यक कृषि मशीनरी का वितरण करता है और किसानों को आवश्यक आदान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रदान करता है। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है।
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी? जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से बचाने के लिए। अप्रैल 1988 से कार्यरत ट्राइफेड को पेड़ों तथा वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसियां घोषित किया गया है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट तथा मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। कृषि उत्पादों के मूल्य के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था में विद्यमान दोष। इसमें श्रेणी विभाजन का अभाव एवं दंडा प्रणाली, दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था, किसानों पर ऋण भार, विपणन हेतु वित्त का अभाव, मध्यस्थों की एक बड़ी संख्या, बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार, अल्प विकसित परिवहन व्यवस्था, मूल्य संबंधी सूचना अभाव, अनियमित मंडियों में कपटपूर्ण रीतियाँ। और इसमें सुधार के उपाय क्या है? नियमित मंडियों की स्थापना करना, एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास, कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण, किसानों को बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना, यातायात सुविधाओं का विकास करना, मानक बाट एवं मापतौल की अनिवार्यता, कृषि उत्पादों के उचित भंडारण व्यवस्था का विकास, किसानों को वित्त एवं साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करना और सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम 2003 के अधीन विनियमित किया गया है। अप्रैल 2017 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने नए आदर्श एपीएमसी कानून की घोषणा की, जिसमें राज्य सरकारों को छूट है कि वे उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकती है। मॉडल एपीएमसी कानून के तहत निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बाजार का निर्माण करना, जिसमें किसान प्रत्यक्ष रूप से अपने कृषि उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। बाजार में मध्यवर्ती संस्थाओं के समान पंजीकरण की अनुमति देकर कृषि उत्पादों के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। किसान अपने कृषि उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बेच सकते हैं। बाजार क्षेत्र में बेचे जा रहे कृषि उत्पादों पर एक बाजार शुल्क व्यवस्था करना। बाजार में कार्य कर रहे लोगों के लाइसेंस की जगह पंजीकरण की व्यवस्था करना, ताकि उन्हें एक या एक से अधिक बाजार में संचालन की अनुमति मिल सके। एपीएमसी के जरिए कमाए गए राजस्व से बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। यह आदर्श कानून राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के गठन का अधिकार देता है। इनमें से बहुत सारे राज्यों ने आदर्श एपीएमसी कानून के प्रावधानों को आंशिक तौर पर अपनाया है और अपने एपीएमसी कानून में आवश्यक बदलाव भी किए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने हेतु मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों एवं
कृषि मंडियों का एक प्रसार है। ई नैम पोर्टल सभी कृषि उपज विपणन समितियों से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्ताव को खरीदने एवं बेचने, व्यापार प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ने मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य कृषि मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार का निर्माण किया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार कहने को तो एक वर्चुअल या आभासी बाजार है, लेकिन यह किसी भी किसान एवं व्यापारी को देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने व बेचने की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इनाम की टैगलाइन उत्तम फसल उत्तम इनाम है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लाभ क्या क्या है? किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से कृषि उत्पादों के विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त होने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद खरीदने एवं बेचने के अवसर प्रदान हो सकेंगे। ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगी तथा कृषि उत्पादों का मूल्य भी स्थिर रहेगा। देश की सभी मंडियों के धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जुड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित होगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार से कृषि उपजों के मूल्य के संबंध में सूचना विषमता समाप्त होगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार से संचालन दक्षता और मंडियों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। पूरे देश में एक कॉमन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से 585 थोक कृषि उपज विपणन समितियों व मंडियों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से राष्ट्रीय कृषि बाजार का 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन किया गया था। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 8 राज्यों की 21 मंडियों में औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की शुरुआत की। इसे ई मंडी कहा जाता है। ई पोर्टल के अनुसार जनवरी 2022 तक ई मंडी के तहत 1.72 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। 1 दिसंबर 2021 तक 18 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के नाम के साथ एकीकृत किया गया। नेक्स्ट है किसान उत्पादक संगठन। भारत में ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी कृषि जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। कुल भूमि जोत के 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद के परिदृश्यों जैसे उत्पादन प्रौद्योगिकी तक पहुँच, उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान, बीज उत्पादन, खेती की मशीनरी की इकाई, मूल्यवर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से किसान उत्पादकों के संगठन के गठन के माध्यम से अर्थात उत्पादकों के सामूहिकरण द्वारा ऐसी चुनौतियों का समाधान करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए FPO बनाने और बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्धन की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत FPO का गठन तथा बढ़ावा उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र तथा विशेष वस्तु आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए एफपीओ का गठन उत्पाद विशेषज्ञता को सक्षम करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना पर केंद्रित है। यह योजना उत्पादन, उत्पादकता, बाजार पहुंच, विविधीकरण, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि आधारित रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि उत्पादन समूह दृष्टिकोण पर आधारित है। इस योजना का उद्देश्य कुशल, लागत प्रभावी एवं स्थायी संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और उनकी उपज के लिए बेहतर कोष एवं बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च प्रतिफल प्राप्त करना है। कृषि विपणन और कृषक अनुकूलन सुधार संकेतक। आदर्श कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के 7 उपबंधों के कार्यान्वयन, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार पहल, विपणन के लिए फलों व सब्जियों के विशेष उपचार और मंडियों में विभिन्न करों के आधार पर नीति आयोग ने वर्ष 2016 में एक सूचक तैयार किया है, जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। इन संकेतकों से कृषि व्यापार करने में सरलता के साथ साथ कृषकों को आधुनिक व्यापार व वाणिज्य से लाभान्वित होने के अवसर भी प्राप्त होते हैं तथा उनके सामने अपनी फसल की बिक्री के लिए वृहत विकल्प आ जाते हैं। इन संकेतकों से कृषि बाजारों में होने वाली प्रतिस्पर्धा, दक्षता व पारदर्शिता का भी पता चलता है। तीसरे बिंदु में कृषकों को प्रदत्त की जाने वाली स्वतंत्रता है, जिनमें वे निजी भूमि पर उगे हुए पेड़ों को काट सकते हैं तथा उनका परिवहन कर सकते हैं। ऐसा करने से कृषि व्यवसाय में विविधता लाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस संकेतक को कृषि विपणन और कृषक अनुकूलन सुधार संकेतक की संज्ञा दी गई है तथा इसमें दिया जाने वाला न्यूनतम अंक 0 है, जिसका अर्थ है कि किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है तथा अधिकतम अंक 100 है, जिसका अर्थ है चयनित क्षेत्र में पूर्ण रूप से सुधार किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संकेतक के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है AMFFRI आधारित राज्यों के अनुक्रमण। देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें विपणन सुधारों को समग्र रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि पट्टे पर देने और भूमि का दोहन एवं निजी क्षेत्र वाली भूमि पर कुछ वृक्ष प्रजातियों का बाजारीकरण विभिन्न प्रकार की बाधाओं के अधीन है। विभिन्न सुधारों को कार्यान्वित करने में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस राज्य में अधिकांश विपणन संबंधी सुधारों को कार्यान्वित किया गया है और यहाँ अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि व्यापार के लिए सर्वोत्तम वातावरण विद्यमान है। गुजरात राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसके प्राप्तांक 100 में से 71.5 है तथा इसके बाद का स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। कर्नाटक राज्य, जिसे विपणन सुधारों को कार्यान्वित करने में प्रगामी समझा जाता है, शीर्ष स्थानों को 2 कारणों से प्राप्त नहीं कर सका है। पहला कारण है कि यहाँ भूमि पट्टे के उदारीकरण और निजी भूमि पर उगे पेड़ों के काटे जाने संबंधी प्रतिबंधों को लेकर पिछड़ापन है। दूसरा कारण है कि यह अभी तक राष्ट्रीय कृषि बाजार से नहीं जुड़ पाया है। तथापि कर्नाटक में स्वयं का यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म है, जिसका प्रचालन राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विस द्वारा किया जाता है, जिसमें वह सभी उपबंध सम्मिलित है जिनका विचार ई कृषि राष्ट्रीय बाजार की संकल्पना में किया गया है। यदि राज्य के इस सुधार को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के बराबर समझा जाता है, तब कर्नाटक राज्य को 7.4 का अतिरिक्त अंक प्राप्त
हो जाएगा, जिससे राज्य के कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार संकेतक में प्राप्तांक 55.5 से बढ़कर 62.9 हो जाएंगे और इसका स्थान 8वें से 6ठे पर आ जाएगा। कृषि में संपन्न समझे जाने वाले पंजाब राज्य का अनुक्रमण 14 है। इस राज्य का प्राप्तांक स्कोर 43.9 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में विपणन सुधार का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। लगभग 2/3 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सुधार की दिशा में आधा मार्ग भी तय नहीं कर पाए हैं। इस समूह में यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन लगता है कि कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के पास एपीएमसी अधिनियम नहीं है। बाजार सुधार में इन राज्यों को अनुक्रमण प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी। किसान ड्रोन। भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव हेतु किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेतों में कीटनाशकों व पोषक तत्वों का छिड़काव 100 किसान ड्रोन के साथ ड्रोन किसान यात्रा की शुरुआत की गई है। किसान ड्रोन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक मानव रहित टैंक होता है, जिसकी क्षमता लगभग 5 से 10 किलोग्राम की होती है। ड्रोन द्वारा अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव आसानी पूर्वक किया जा सकता है। इससे समय की बचत होगी और बहुत ही कम मेहनत में छिड़काव समान रूप से किया जाएगा। ड्रोन की सहायता से किसान एवं मछुआरे आसानी से फलों, सब्जियों और मछलियों आदि को सीधे बाजार तक ले जा सकेंगे। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा आदि के समय ड्रोन की सहायता से आसानी पूर्वक फसल मूल्यांकन भी किया जा सकेगा। दोनों की सहायता से भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण अधिक सटीकतापूर्वक संभव हो सकेगा। किसान कॉल सेंटर। वर्ष 2004 से प्रारंभ किसान कॉल सेंटर का लक्ष्य टोल फ्री नंबर 1800-180 1551 के माध्यम से किसानों को सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सूचनाएं उपलब्ध कराना है। कृषक किसान कॉल सेंटर में कॉल करके कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जा रहे हैं। किसान कॉल सेंटर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे देश में 21 स्थानों पर प्रचालन में है। किसानों को इस सुविधा के बारे में जागरूक करने के लिए किसान कॉल सेंटरों पर आकाशवाणी, दूरदर्शन और निजी टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से ऑडियो वीडियो स्पॉट प्रसारित किए जाते हैं। किसान कॉल सेंटर में कॉल करने वाले किसानों के ब्यौरे को एकत्रित करने के लिए किसान जानकारी प्रबंधन पद्धति तैयार की गई है। पुनर्गठित किसान कॉल सेंटर कार्यक्रम में कई अलग विशेषताएं हैं, जैसे 100% कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल बार्जिंग, वॉइस मेल सर्विस, कस्टमाइज्ड IVRS विशेषज्ञों के माध्यम से कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल वेट टाइम के दौरान राज्य विशिष्ट परामर्शिकाएं चलाना और SMS कॉल करने वाले किसान को फॉर्म टेली एडवाइज़र द्वारा दिए गए उत्तर का सार भेजना आदि। किसान कॉल सेंटर में कॉल करने वाले किसान
विषय क्षेत्र पर विशेषज्ञों से SMS प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि। सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत डिजिटल कृषि को विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा देश के समूचे विकास सुधार के लिए प्रमुख स्थान दिया गया है। कृषि प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल भारत के एक पिलर अर्थात ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रदान करना उसके तहत आती है और यह ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, सभी के लिए सूचना और शीघ्र फसल कार्यक्रम जैसे अन्य पिलरों के लिए भी व्यापक रूप से प्रबंध करती है। कृषि में डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम के माध्यम से खेती को व्यवहार्य, आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 113 अनुसंधान संस्थान और 716 कृषि विज्ञान केंद्र तैयार किए हैं। CAPS कंप्यूटर उपग्रह इमेजरी अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जिससे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों और जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए किसान परामर्श जारी किया जा सकेगा। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट 2023-24 में एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचनाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। नेक्स्ट है किसान पोर्टल। किसान पोर्टल का उद्देश्य किसानों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो उन्हें सभी कृषिगत गतिविधियों की सूचनाएं देगा। किसान पोर्टल के द्वारा किसानों को खेती के तरीके, बीजों की किस्में, कीटनाशक, मशीनरी एवं उपकरणों और कृषि मौसम संबंधी परामर्श आदि दिए जाते हैं। किसान पोर्टल बीज बुआई से लेकर फसल कटाई तक फसल प्रबंधन के सभी चरणों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाता है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता ब्लॉक स्तर तक जाकर किसी विशेष ब्लॉक की सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल किसानों को फसल बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय किसान बीमा पोर्टल सभी राज्यों के किसानों, बीमा कंपनियों, बैंकों एवं फसल बीमा से संबंधित सभी लाभार्थियों एवं पक्षों के लिए एक ही पोर्टल एवं एक ही मंच है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल एक वेब आधारित एकीकृत IT प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अधीन बीमित किसानों संबंधी डाटा को लेने डालने के लिए सभी स्टेक होल्डरों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था करता है। इस परियोजना के लिए सभी स्टेक होल्डर अर्थात नामांकन की प्रक्रिया में लगे राज्य, बैंक, बीमा कंपनियां, किसान प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन एवं सामान्य सेवा केंद्र जिसे CSC को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में इंटरफेस प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से नामांकन प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। इससे संबंधित बैंक, बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहक दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के
बैंक खातों में किया जा सके, ताकि किसान के खाते में दावे के विलंब से बचा जा सके एवं उपयुक्त निरीक्षण हो सके।